के केंद्रीय मंत्री, उनके सांसद, उनके विधायक धर्म के नाम पे नफरती भाषण दे रहे हैं, देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं और वो भारत को बदनाम पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं। वो भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। वो भारत में जाति और धर्म के नाम पे नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, वो दो काम एक साथ कर रहे हैं। एक तरफ उन्होंने शिक्षा को महंगा करके आपके बच्चों से शिक्षा छीन ली, आपके बच्चों से शिक्षा छीन ली, पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया कि आपके अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं करा पाएंगे। कई लाख रुपया चाहिए इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए, मेडिकल का कोर्स करने के लिए, लॉ का कोर्स करने के लिए, बीआर का कोर्स करने के लिए, मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए। कोई भी प्रोफेशनल डिग्री आपको अपने बच्चों को करानी है तो आपको 12 से 15 लाख रुपया मिनिमम चाहिए। एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के 99% लोग ऐसे हैं जो 12 से 15 लाख रुपया अपने बच्चों को प्रोफेशनल डिग्री कराने पे खर्च नहीं कर सकते। इसका मतलब देश की सरकारों ने एक साजिश के तहत एजुकेशन को महंगा करके आपके बच्चों से एजुकेशन छीन ली। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ये रिजर्वेशन की वजह से हमारे लोग नौकरियों में आ जाया करते थे, तो उन्होंने सरकारी संस्थानों को ही प्राइवेटाइज नहीं, युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए, शांति चाहिए। अरे शांति केवल दुनिया को नहीं, भारत को भी शांति चाहिए, भारत को भी बुद्ध चाहिए। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की और महिलाओं की हजारों साल की गुलामी को तोड़ने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के, ऋषि मुनियों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन आदरणीय भिक्षु संघ, सभी बहुजन समाज के इधर बैठे हुए योद्धा, माताओं, बहनों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। आज बेहद खुशी है कि जिस कारवां को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने शुरू किया था, वो कारवां जो बीच में थोड़ा सा शिथिल पड़ गया था, पिछले लगभग 8-9 सालों में उस भीम कारवां में एक जबरदस्त क्रांति का आगाज हुआ है। मूवमेंट तेजी से बढ़ने लगा है, मिशन की लोगों को समझ आने लगी है। मैं समझता हूं अब समय आ गया है ऐसे लोगों को सही मार्गदर्शन करने का, जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी का फायदा उठाया है, जो लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए रिजर्वेशन की वजह से देश के अंदर बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं, जज, इंजीनियर, कलेक्टर, साइंटिस्ट बने हैं, एमपी और एमएलए बने हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, यहां तक कि राष्ट्रपति भी बने हैं, मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं। तो ये जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से हमारे लोगों को ये सब कुछ मिला है, अब उनको ये एहसास कराने का समय आ गया है कि तुम्हें जो मिला है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया है, केवल तुम्हारी अपनी मेहनत से नहीं मिला है। आप लोग केवल अपने बीवी बच्चों में लग गए, केवल अपने परिवार की तरक्की में लग गए, लेकिन समाज का क्या होगा? इस समाज के हकों की रक्षा कौन करेगा? जरा सोच के देखो, कई हजार सालों तक हमारे समाज के पढ़ने लिखने पर बंदिश थी, हमारे समाज के व्यापार करने पर बंदिश थी, हमारे समाज के संपत्ति रखने पर बंदिश थी, मानवता का दर्जा नहीं था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे हजारों साल की गुलामी तोड़ने के लिए अपने छोटे छोटे 4 बच्चों और जवान पत्नी को गंवाकर, अपने पूरे जीवन को जलाकर हमारे जीवन में रोशनी पैदा की। हमने क्या किया? हम लोग एमपी, एमएलए, जज, कलेक्टर, मंत्री, न्यायाधीश, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बाद अपने घर तक सीमित हो गए। केवल हमारे बीवी बच्चे तरक्की करें, हमारा परिवार तरक्की करे
और पूरा समाज पिछड़ जाए। ऐसे नेताओं की क्या आपको जरूरत है जो आपके दर्द के ऊपर अपनी आवाज बुलंद ना कर सके? बहनों की इज्जत लुटती रहे, भाइयों का कत्ल होता रहे और हमारे सांसद विधायक मंत्री अपनी केवल कुर्सी में मशगूल हो जाए। क्या वो संसद के अंदर उन्हें हमारी आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या एमपी एमएलए को हमारा ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनना चाहिए? क्या वो ईमानदारी से संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? वो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ धोखा कर रहे हैं। वो लोग हमारे पूरे समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। सोच के देखिए, जिनको हजारों साल तक हर चीज से वंचित रखा, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से उनके पढ़ाई के रास्ते, नौकरी के रास्ते, संसद में जाने के रास्ते, विधानसभाओं में जाने के रास्ते, व्यापार में जाने के रास्ते, सारे ही रास्ते आखिर खुल गए। लेकिन हमारे और आपके सबके रहते एक अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें दिया था, हमारे सबके रहते, हमारे ही आंखों के सामने, हमारे मुख्यमंत्री मंत्रियों के सामने, हमारे एमपी एमएलए के सामने जो बाबा साहब ने दिया था, उसमें से 70% छिन गया। तो हम लोग कहां हैं? कौन से दुनिया में रह रहे हैं? अरे अब से 125 साल पहले भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को घड़ा छूने पे मार पड़ जाती थी और आज 125 साल बाद भी हमारे बच्चे को घड़ा छूने पर हत्या कर दी जाती है। बदला क्या? कितनी तरक्की हुई, कितने हम आगे बढ़े? क्या इस पे चिंतन नहीं करना चाहिए? हमारे बदहाली के कारण क्या है? हमारे पिछड़ेपन के कारण क्या है? क्या इन कारणों पे चिंतन नहीं करना चाहिए? जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, वो अगर दुख का कारण नहीं जानेंगे तो क्या वो दुख का निवारण कर पाएंगे? तथागत बुद्ध ने हमें क्या दिया? बुद्ध को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? कौन से वो 4 आर्य सत्य है? कभी उसको भी पढ़ लीजिए। हम लोग अपने आप को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी बताते हैं, हम बुद्ध धम्म की चर्चा करते हैं, लेकिन बुद्ध के धम्म को मानते नहीं, बाबा साहब को जानते नहीं, उनके केवल मूर्ति पूजा करते हैं, उनके विचार को अपने आचरण में नहीं लाते। हम लोग आपस में ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे की बदनामी करते हैं, मंच पे एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। अगर हमारा दर्द एक है तो हमारी दवा भी एक होगी। अगर बहुजन समाज के लोगों का दर्द एक है तो आपकी दवाई भी एक होगी। लेकिन आप दवाई अलग अलग ले रहे हैं तो इलाज नहीं हो रहा है। जब तक एक दर्द की एक दवाई नहीं लोगे तब तक इलाज नहीं होगा। तथागत बुद्ध ने कहा था, संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का उपाय है। तो आप अगर दुख के कारण को जानेंगे नहीं, उसके निवारण के बारे में नहीं जानेंगे, निवारण के उपाय के बारे में नहीं जानेंगे और जानने के बाद उपाय नहीं करोगे तो आपका दुख दूर होने वाला नहीं है। मेरे समाज के लोगों का दुख दूर क्यों नहीं हो रहा? मेरे समाज के लोगों की गुलामी अभी भी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही? जब मैं इसके बारे में चिंतन करता हूं तो मैं अपने देश की जाति के हिसाब से आंकड़े की तरफ जाता हूं। जब मैं आंकड़ों की तरफ जाता हूं तो मैं ये देखता हूं कि भारत की जनसंख्या 142 करोड़ हो गई है। भारत की जनसंख्या आज 142 करोड़ हो गई है। इस 142 करोड़ में से लगभग 42 करोड़ तो केवल SC ST के लोग हैं। लगभग 42 करोड़, जो लगभग 30% बैठता है। OBC के लोग, जिसमें मुस्लिम OBC भी आ जाता है, मुस्लिम में से 90% OBC में आता है, तो मैं उसको मुस्लिम में न गिन के OBC में गिनता हूं। OBC की जनसंख्या लगभग 50% है। 50-52% को, यानी कि लगभग 70 करोड़ देश के अंदर OBC है। और जो बाकी के रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वो भी लगभग 6 करोड़ हैं। तो ये बैठ गया 118 करोड़। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, 142 करोड़ में से 118 करोड़ SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, उसके बाद भी ये बदहाली में क्यों जीते हैं? ये गुलाम क्यों हैं? इनका उत्पीड़न क्यों है? इसका एक ही कारण है कि ये लोग आपस में बटे हैं, ये लोग एकजुट नहीं है। अरे जब हमारा दर्द एक है, हमारी समस्याएं एक हैं,
तो इस समस्याओं से निपटारे का मार्ग भी एक है, वो मार्ग है एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की एकजुटता। इसीलिए हमने बहुजन एकता सम्मेलन यहां जयपुर में बुलाने का आह्वान किया। हमने रघुनाथ बौद्ध जो हमारे मिशन जय भीम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमने उनको कहा था कि ये बिगुल आजादी का बच चुका है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जो मसाल जो धीरे धीरे जिसकी लो कम होने लगी थी, हम अपने लहू से उसको सींचना शुरू कर दिया है, वो लो फिर से तेज हो गई है। इस मूवमेंट को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के हक को दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। लेकिन मार्ग एक है, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। देश के अंदर केवल 1.5% सरकारी नौकरी है। जैसा भी राजा रत्न अम्बेडकर कह रहे थे कि ये जो रिजर्वेशन है ये चांद सूरज के उम्र तक नहीं चलने वाला, इसका खत्म होना तो तय है। आप इसके लालच में अपने असली हक अधिकार को भूल गए हो। अरे ये सरकारी नौकरियां केवल 1.5 करोड़ हैं। 1.5 करोड़ के अंदर एससी, एसटी को कितनी नौकरी मिल जाएगी भाई? कितनी नौकरी मिल जाएगी? ज्यादा से ज्यादा 35 लाख मिल जाएगी, 40 लाख मिल जाएगी। लेकिन एससी, एसटी की जनसंख्या 42 करोड़ है। 42 करोड़ लोगों में से अगर 40 लाख 50 लाख लोगों को नौकरी मिल भी जाए तो बाकी के 41.5 करोड़ लोगों का क्या होगा? उनका घर कैसे चलेगा? कभी उनके बारे में सोचा है? जो लोग केवल सरकारी नौकरी के बारे में सोचते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, देश के व्यापार का टोटल जो प्रतिशत है उसमें इस बहुजन समाज का हिस्सा कहां है? देश के अंदर जो जल जंगल जमीन है जिससे अरबों खरबों रुपये पैदा होता है, इस जल जंगल जमीन में आपका हिस्सा कहां है? क्या आप आजीवन केवल नौकरी के बारे में बात करेंगे? आप व्यापार में हिस्सा कब मांगेंगे? आप खेत की जमीन में हिस्सा कब मांगेंगे? आप जल जंगल जमीन में हिस्सा कब मांगेंगे? आप प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा कब मांगेंगे? आप देश के जितने भी ऑर्गन्स हैं हर क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी कब मांगोगे? आप तो एक छोटी सी चीज मांग रहे हो। आप एक रोटी के टुकड़े के चक्कर में, जो पूरी रोटी पे आपका हक है, अपनी पूरी रोटी एक छोटे से टुकड़े के चक्कर में गंवा रहे हो। यही तुम्हारी बदहाली का कारण है, यही तुम्हारे उत्पीड़न का कारण है। अब एक टुकड़े से काम चलने वाला नहीं है। जो रोटी हमारी है उस रोटी को हम लेके रहेंगे, उस रोटी को हम लेके रहेंगे। साथियों, आप जरा सोचो, अभी मैंने देख रहा था, मैं जरा नौकरी की बात कर लूं। अभी दिल्ली पुलिस में 7,547 नौकरियां निकली। एक तरफ हम कहते हैं एससी, एसटी, ओबीसी तीनों को मिलाकर 49.5% सीटें उनके लिए रिजर्व हैं, लेकिन ये 7547 नौकरियों में से जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस दोनों को 5,365 वैकेंसी रिजर्व कर दी। यानी कि लगभग 7,500 में से लगभग 5400 वैकेंसी केवल जनरल कैटेगरी को दे दी। तो आपकी बची कितनी? एससी, एसटी, ओबीसी जिसकी जनसंख्या देश के अंदर लगभग 85% है, उसको टोटल कितनी मिली? उसको टोटल मिली 2182। यानी जनरल कैटेगरी को 5365 और एससी, एसटी, ओबीसी यानी जनरल कैटेगरी जिसकी जनसंख्या लगभग 14% है, तो 14% को 7547 में से 5365 वैकेंसी दे दी। और एससी, एसटी, ओबीसी जिनकी जनसंख्या लगभग 85% है, 86% है, उनको 2182 वैकेंसी दे दी। यानी कि आपको केवल लगभग 25%, 30% और उन लोगों को लगभग 70%, 75%। तो आपको न्याय मिल कहाँ रहा है? यानी जिस नौकरी के चक्कर में बाकी क्षेत्रों में आप अपना हिस्सा गंवा रहे हैं, उस नौकरी में भी तो आपकी चोरी हो रही है। उसके बारे में भी तो हमारे लोग बोल नहीं रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि कितनी बड़ी चीटिंग हमारे साथ हो रही है। अभी मैं एक वीडियो यूपी का देख रहा था। एक कोई लेडी थी मिसेस गुप्ता करके, उसको उन्होंने पुलिस वाले उसको घर से उठा के ले गए, क्योंकि उसने बैंक का एक छोटा सा लोन नहीं चुकाया। उसको मार पिटाई लगाई गई। और मैंने अभी न्यूज देखी, सुभाष चंद्रा जो जी न्यूज के मालिक हैं, उन्होंने लोन लिया था और लोन टोटल उसका अमाउंट बैठ गया 6500 करोड़। बैंक ने
सुभाष चंद्रा से समझौता कर लिया, उसका 5,000 करोड़ माफ कर दिया और 1500 करोड़ वापस लेने के लिए 6 महीने का टाइम दे दिया। यानी जो इस देश के उद्योगपति हैं उनका लाखों करोड़ माफ हो रहा है, और जो देश के गरीब लोग हैं उनको 1000-2000 में उनके घर गिराए जाते हैं, उनके घर सील कर दिए जाते हैं, उनकी दुकानदारी बंद कर दी जाती है, उनको मार लगाई जाती है, उनकी गाड़ी सीज कर ली जाती है। तो कितना बड़ा धोखा इस देश में देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों और किसानों के साथ हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है, क्योंकि इसका देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बेसिकली मीडिया नहीं है, वो बीजेपी का प्रवक्ता है। आप अपने घर पे कोई भी मीडिया चैनल, आप न्यूज चैनल खोल के देखो, उस पे केवल महिमा मंडन होता है मोदी जी का, उस पे महिमा मंडन होता है बीजेपी का, उसमें महिमा मंडन होता है केंद्र सरकार का, और बाकी पूरा देश जाए गड्ढे में। यानी देश में गरीबी बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में उत्पीड़न बढ़ रहा है, देश में नफरत बढ़ रही है, और देश में जो जिनकी सरकार है उनके केंद्रीय मंत्री, उनके सांसद, उनके विधायक धर्म के नाम पे नफरती भाषण दे रहे हैं, देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, और वो भारत को बदनाम पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं। वो भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, वो भारत में जाति और धर्म के नाम पे नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, वो दो काम एक साथ कर रहे हैं। एक तरफ उन्होंने शिक्षा को महंगा करके आपके बच्चों से शिक्षा छीन ली, आपके बच्चों से शिक्षा छीन ली, पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया कि आपके अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं करा पाएंगे। कई लाख रुपया चाहिए इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए, मेडिकल का कोर्स करने के लिए, लॉ का कोर्स करने के लिए, बीआर का कोर्स करने के लिए, मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए। कोई भी प्रोफेशनल डिग्री आपको अपने बच्चों को करानी है तो आपको 12 से 15 लाख रुपया मिनिमम चाहिए। देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के 99% लोग ऐसे हैं जो 12 से 15 लाख रुपया अपने बच्चों को प्रोफेशनल डिग्री कराने पे खर्च नहीं कर सकते। इसका मतलब देश की सरकारों ने एक साजिश के तहत एजुकेशन को महंगा करके आपके बच्चों से एजुकेशन छीन ली। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए रिजर्वेशन की वजह से हमारे लोग नौकरियों में आ जाया करते थे, तो उन्होंने सरकारी संस्थानों को ही प्राइवेटाइज कर दिया। भारत के बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एक एक करके देश के सारे सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए। और बेचने के बाद जो प्राइवेटाइज हो गया वहां रिजर्वेशन खत्म, यानी आपकी शिक्षा भी गई, आपकी नौकरी भी गई। अब आप क्या बनेंगे, आपके बच्चे क्या बनेंगे? पैसे के अभाव में पढ़ तो पाएंगे नहीं, नौकरी आपको मिलेगी नहीं, व्यापार करने के लिए आपके घर में पैसा नहीं है, तो आपके बच्चे मजदूर बनेंगे, आपके बच्चे मजदूर बनेंगे। और जब आपके बच्चे मजदूर बनेंगे तो आपके बच्चे फिर गुलाम बन जाएंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, तेजी से नफरत का वातावरण बढ़ाया जा रहा है, तेजी से जातिगत उत्पीड़न बढ़ाया जा रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको यह बात पच नहीं रही कि जो हजारों साल तक उनके गुलाम रहे, उनके अंदर बोलने की ताकत कहां से आ गई। वो जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनकर उनके बगल में कैसे बैठने लगे, उनके ऑफिसर बन के कैसे आ गए, उनमें बोलने की ताकत कहां से आई? तो उन्होंने देखा ये बोलने की ताकत, इनको जो पढ़ने का रास्ता खुला, पढ़ने से ज्ञान आया, ज्ञान से बुद्धि आई, बुद्धि से बोलने की जुबान आई, बुद्धि से, ज्ञान से अच्छे बुरे में अंतर करना आ गया, और ज्ञान से सरकारें क्या क्या छल करती हैं, कौन से अधिकार छीनती हैं, उसको समझना आ गया। तो इस सरकारों से सवाल करने लगे। इन लोगों को जो आज केंद्र में सरकार है, राज्यों में सरकारें हैं, इनको यह बात पसंद नहीं है SC, ST, OBC के लोग इनसे सवाल करें, इनको यह बात पसंद नहीं है। इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र के तहत कि इनको बोलने की ताकत पढ़ने से आई है, इनको बोलने की ताकत नौकरी की वजह से, जो घर में पैसा आया नौकरी की वजह से आई है, इसलिए इनकी बोलने की ताकत अगर छीननी है तो इनसे पढ़ाई छीन लो, इनसे शिक्षा छीन लो, इनसे ज्ञान छीन लो, इनसे नौकरियां छीन लो। जब ना नौकरी होगी, ना ज्ञान होगा, ना शिक्षा होगी, ना पढ़ाई होगी, तो फिर इनको अच्छे और बुरे में अंतर करना नहीं आएगा। और जब ये गरीब हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, मजदूर हो जाएंगे, फिर ये सत्ता से सवाल नहीं करेंगे। तो ये सवाल हम इनसे ना करें, इसलिए इन्होंने षड्यंत्र किया। इसीलिए इनके षड्यंत्र को समझने के लिए एक मैं एग्जाम्पल देकर आपको बताऊंगा। आप देखिए, OBC के रिजर्वेशन के लिए 1951-52 में आपको पता होगा एक कमीशन बना था, काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट आई, खत्ते में दब गई, कोई उस पर चर्चा नहीं हुई, उसको लागू करना तो दूर की बात, उस पर चर्चा भी नहीं हुई। उसके बाद 1978 के आसपास प्रोफेसर मंडल जी के नेतृत्व में मंडल कमीशन बना।
उसकी फिर रिपोर्ट आई, वो खत्ते में डाल दी। फिर 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह जी, माननीय वीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। 7 अगस्त 1990 की रात को उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की, तो ये लोग कमंडल यात्रा पे निकल गए। इन लोगों ने धरने प्रदर्शन कर दिए, पूरे देश में बसें जला दी, सार्वजनिक प्रॉपर्टी जला दी, और उसके बाद कुछ लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट में मंडल आयोग की सिफारिशों को कोर्ट ने लागू करने पर रोक लगा दी। और ये 2 साल केस चला। 1992 में सुप्रीम कोर्ट से ये जो केस था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस का जजमेंट आया 1992 में, यानी कोर्ट से जीतने में 2 साल लगे। उसके बाद इस जजमेंट पे सरकार को नोटिफिकेशन निकालना था और ये लागू कर देना था, लेकिन केंद्र की सरकार ने 1 साल नोटिफिकेशन को लागू करने पे लगा दिया। 1993 में जाके ये मंडल कमीशन पूरी तरह लागू हुआ और ओबीसी जिसकी संख्या लगभग 50-52% है, उनके लोगों को भी न्याय मिलना शुरू हुआ। लेकिन न्याय मिलना शुरू ही हुआ था तभी उन्होंने देश के सारे उपक्रम बेचने शुरू कर दिए, वो नौकरी भी आपकी छीन ली। देश के सारे जितने विश्वविद्यालय हैं सारे आप देख लीजिए, वाइस चांसलर की लिस्ट उठा के देख लीजिए कौन है, आपको वही 3 जाति के लोग मिलेंगे, केवल 3 जाति के लोग मिलेंगे। देश के जितने बड़े बैंक हैं, जितने इंश्योरेंस कंपनी है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स कौन है, उनके डायरेक्टर्स कौन है, उनके जनरल मैनेजर्स कौन है, उसकी लिस्ट उठा के देखिए तो आपको पता लगेगा वहां कौन है। आपके लोग हैं कहाँ? सारे देश के विश्वविद्यालयों के अंदर केवल आरएसएस के लोगों की चुन चुन के भर्ती हो रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा। देश के जब विश्वविद्यालयों पे उनका कब्जा हो जाएगा, जब पढ़ाने वाले सारे उनके लोग होंगे, तो किसकी विचारधारा बढ़ेगी? अंबेडकरवाद की विचारधारा बढ़ेगी या मनुवाद की बढ़ेगी? ये समझ लेना अंतर। अभी आप लोग सच को जानते नहीं है और जानना भी नहीं चाह रहे हो। आप तो केवल बाबा साहब की मूर्ति लगाकर, मोमबत्ती लगाकर, धूपबत्ती लगाकर सोच रहे हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। ऐसे मोमबत्ती जलाते रहे तो आने वाले 5 से 10 सालों में आप फिर से गुलाम हो जाएंगे। क्या आप अपने बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? नहीं देखना चाहते ना, तो इस लड़ाई को लड़ना होगा। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। ये लड़ाई बुद्धि और विवेक से, विचारधारा से, ज्ञान से लड़ी जाएगी। इस लड़ाई को ताकत से नहीं लड़ सकते। आजकल हमारे बहुत से युवा कहते हैं हम लाठी का जवाब लाठी से देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। अरे बेवकूफो, ये लड़ाई लाठी गोली की नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। ये लड़ाई विचारधारा की है और विचारधारा से हमारे समाज के लोग बहुत मजबूत हैं। विचारधारा से हमारे समाज के लोग बहुत मजबूत हैं। गलती हमारी ये है कि हम अपने महापुरुषों को पढ़ते नहीं, उनका अध्ययन नहीं करते। हमारी विचारधारा का नाम लेके पूरे दुनिया में जाके प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं। हमारे भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। कहते हैं या नहीं कहते? अभी पिछले दिनों अमेरिका गए थे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। उन्होंने कहा था यूक्रेन युद्ध के ऊपर, रूस के युद्ध के ऊपर अमेरिका में कहा था हमारे देश ने, भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया, दुनिया को शांति और मानवता का संदेश दिया। और आज G20 चल रहा है, आज उसका लास्ट दिन है। कल उन्होंने दिल्ली मैनिफेस्टो, दिल्ली घोषणा पत्र लागू, मतलब घोषणा पत्र पास किया सर्वसम्मति से। उसके अंदर भी प्राथमिकता दे गई है कि दुनिया के अंदर युद्ध नहीं होना चाहिए, दुनिया के अंदर घृणा नहीं होनी चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार, आपकी पार्टी, आपके नेता देश के अंदर दलितों के साथ, मुस्लिम के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, आदिवासी के साथ ये नफरत क्यों बढ़ा रहे हैं? नफरत कौन बढ़ा रहा है देश में? आप बढ़ा रहे हो, धोखा दे रहे हो देश के आए हुए दुनिया के मेहमानों को। आप एक तरफ घोषणा पत्र पास कर रहे हो, पूरे बहुमत से पास कर रहे हो कि नफरत नहीं, युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए, शांति चाहिए। अरे शांति केवल दुनिया को नहीं, भारत को भी शांति चाहिए, भारत को भी बुद्ध चाहिए। अगर बुद्ध ने पूरे दुनिया को शांति और मानवता का संदेश दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का मार्ग दिया, प्रज्ञा का, करुणाशील का मार्ग दिया, मैत्री का मार्ग दिया, तो इस मार्ग को भारत में भी तो अपना लो, इस भारत में भी तो अपना लो। जिस राजस्थान के अंदर मैं आया हूं, यहां मूंछ रखने पर आज भी हत्या हो जाती है, घड़ा छूने पर आज भी हत्या हो जाती है, अपनी जायज मांग उठाने पर हत्या हो जाती है, घोड़ी पर बारात निकालने पर एक आईपीएस को धमकी दी जाती है, पूरे गांव को छावनी बनाकर वो आईपीएस ऑफिसर अपनी बारात निकालता है। तो भैया आजादी के 75 साल बाद आप कह रहे हो कि आजादी का अमृत काल है। मैं कह रहा हूं अभी ये अमृत काल नहीं है, अमृत काल तो सम्राट अशोक के टाइम पर था।
अमृतकाल तो सम्राट अशोक के टाइम पर था, जिसने भारत से बुद्ध के धम्म और भारत के बुद्ध की शिक्षाओं को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाकर पूरे दुनिया को शांति और मानवता का संदेश दिया। तो जो प्रधानमंत्री जी दुनिया के लिए संदेश दिल्ली घोषणा पत्र में दे रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बार अपनी सरकार को, अपने मंत्रियों को, अपने सांसदों को, अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ता को भी बता दो कि नफरत से देश नहीं चलता, नफरत से नफरत फैलती है और प्यार से प्यार फैलता है। आप प्यार फैलाइए, हम प्यार फैलाएंगे, नफरत नहीं फैलाएंगे। लेकिन अगर आप समझते हो हम कमजोर हैं, देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कमजोर हैं, तो याद रहे हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का खून है, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संतान हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हम जवाब देना जानते हैं, हम जवाब देना जानते हैं। लेकिन हम जानते हैं ये लड़ाई विचारधारा की है, इसलिए हम कभी भी जीवन में हाथ में हथियार नहीं उठाएंगे, हम हथियार नहीं उठाएंगे। हम बुद्ध के ज्ञान को लेकर, बाबा साहेब की मसाल को लेकर, बुद्ध की विचारधारा को लेकर, बाबा साहेब की विचारधारा को लेकर, अपनी इस विचारधारा के आधार पर जो शांति और मानवता की विचारधारा है, जो प्रज्ञाशील और मैत्री करुणा पर आधारित है, इस विचारधारा से आपकी नफरत की विचारधारा को हराएंगे। हम अपने प्यार से आपके इस नफरत को प्यार में बदल देंगे। यह शक्ति बुद्ध के अंदर है, यह शक्ति डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अंदर है। और साथ में याद रहे हमें जल जंगल जमीन तीनों में हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए। सरकारी ठेकों में हमें हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए, देश के सारे संसाधनों में हमें हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए। और जो देश के सरकारी संस्थानों को आपने प्राइवेटाइज किया है, हमें वापस उनका राष्ट्रीयकरण चाहिए, हमें वापस राष्ट्रीयकरण चाहिए। सारे बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण चाहिए, सारी इंश्योरेंस कंपनी का फिर से राष्ट्रीयकरण चाहिए, रेलवे का फिर से राष्ट्रीयकरण चाहिए। जो जो आपने बेचा है या तो वापस करो या तो उसका राष्ट्रीयकरण करो, वरना एक बड़े आंदोलन की तैयारी आपके खिलाफ हम बहुजन समाज के लोग करने वाले हैं। हम झुकने वाले नहीं हैं, ना हम डरते हैं, ना झुकते हैं, ना बिकते हैं। हम विचार वाले लोग हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। जो आपने छीना है, गिरेबान पकड़कर वापस छीनने की ताकत हम रखते हैं। मैं बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, अपने इस वोट की कीमत को समझो, अपनी इस वोट की कीमत को समझो। ये संविधान सभा के सदस्य तो आपको और हमें वोट नहीं दिलाना चाहते थे। ये वोट का अधिकार केवल इनकम टैक्स पेई को, केवल ग्रेजुएट को, केवल बड़े जमींदारों को देना चाहते थे। भला हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने पूरी संविधान सभा को अपने बुद्धि और विवेक से, अपने आर्गुमेंट से इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि भारत में रहने वाले, केवल इनकम टैक्स पे करने वाले, केवल ग्रेजुएट, केवल जमींदारों को नहीं, मजदूरों को भी, किसानों को भी, किसी भी जाति धर्म के सभी लोगों को समान रूप से वोट का अधिकार मिलेगा। और सबके वोट की कीमत होगी 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। यह अधिकार बाबा साहेब दे गए। तो ये सरकारें बना कौन रहा है? जो सरकारें देश के सार्वजनिक उपक्रमों को बेच रही हैं, जिस सरकार में बैठ के लोग नफरत पैदा कर रहे हैं, इन सरकारों को बनाता कौन है ये समझ लीजिए। ये 85% लोग में से तुमने 70% लोग बहका लिए धर्म के नाम पर। आपने 70% लोग बहका लिए और तुम 15% तो हो गए 85%, और हम 85% रह गए 15%। हमने, राजेंद्र गौतम ने, उनके साथियों ने, भीमराव अंबेडकर जी ने, राजरतन जी ने, हम सब लोगों ने मिलकर संकल्प किया है, हम इस बहुजन समाज को दोबारा 85% बनाएंगे, दोबारा 85% बनाएंगे। अगर हम अपने वोट से आपकी सरकार बना सकते हैं, तो हम अपनी वोट से आपकी सरकार को गिरा भी सकते हैं। ये ताकत हमारे अंदर है। लेकिन ध्यान रहे, आप अपनी वोट की वैल्यू, कीमत समझिए। अपनी वोट को शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में 10-20 किलो अनाज में बेचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप पैसे से, शराब की बोतल से, अनाज से अपनी वोट को बेचोगे, तो जिन पूंजीपतियों के पैसे से हमारे और आपकी वोट को वो लोग खरीदेंगे, उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों वो देश का भविष्य बेच देंगे, हमारे बच्चों के सपनों को बेच देंगे। उन्होंने बेच दिया है, उन्होंने बेच दिया है। जो आदमी जिसकी खुद का व्यापार दुनिया के अमीरों में 208वें नंबर पर था, उसको 2 नंबर तक पहुंचा दिया। तो ये देश का पैसा जा कहां रहा है? देश की सरकार अमीर होनी चाहिए थी, देश के सार्वजनिक उपक्रम अमीर होने चाहिए थे। लेकिन जब कोई देश में से और दोस्त में से, दोनों डी से शुरू हो रहा है,
जब कोई देश में से और दोस्त में से किसी एक को चुने और देश को चुनने के बजाय दोस्त को चुन ले तो दोस्त अमीर होगा, और अगर वो देश को चुन लेता तो देश अमीर हो जाता। उन्होंने देश को नहीं चुना, उन्होंने दोस्त को चुना तो दोस्त अमीर हो गया। हम लोग देश को चुनेंगे, हम लोग देश का हक वापस छीनेंगे। हम अपनी लड़ाई को समझ गए, सही दिशा में सिर्फ ले जाने की जरूरत है। हम लोग वापस हम ये तय करेंगे, हम आने वाले चुनाव में भी लोगों को बताएंगे कि जो सरकारें आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाए, यानी किसी भी स्तर तक आपका बच्चा पढ़ना चाहे, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर कुछ भी बनना चाहता है, जो भी बनना चाहता है, उसकी पढ़ाई पे जो भी खर्चा आता है उस पढ़ाई का खर्चा सरकार को उठाना होगा। आप बीमार हो जाए तो आपकी बीमारी का खर्चा कितना भी हो सरकार को उठाना होगा। आपके बच्चे बेरोजगार ना रहे, उसको रोजगार मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी है। कोई देश में भूखा ना सोए, सबको खाना भरपेट मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सबको रोजगार मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी है। देश में नफरत पैदा ना हो, प्यार पैदा हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। समय रहते टाइम बम बैनर में न्यायालयों के द्वारा लोगों को न्याय मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और जो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागे, जो सरकार हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाए, जो सरकार हमारे बच्चों के इलाज का खर्चा ना उठा पाए, हम ऐसे सरकारों की जरूरत नहीं है। हम ऐसी सरकारों को निस्तानाबूद कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इस आह्वान के साथ कि इस बहुजन एकता को बनाने के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े, लोग कहते हैं गौतम जी आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, मंत्री पद त्याग दिया। अरे मैं कहता हूं मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी, ये मंत्री पद तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। मैंने उनके नाम पे उसको छोड़ दिया, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के छोड़ दिया। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बाबा साहब ने जो दिया अभी तो उसका कर्ज चुकाना है, अभी तो थोड़ा सा चुकाया है, अभी पूरा जीवन जलाकर पूरा जीवन अपने समाज के हक अधिकार के लिए हम लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। शुक्रिया।